हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपनी PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो 2021 का पेपर है। देखिए फ्रेंड्स, हम PYQ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ PYQ को ही करते रहे, साथ साथ में अपनी और भी रिवीजन करते रहे, क्योंकि जो टाइम मिला वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इन PYQ के साथ साथ अपनी और तैयारी है, जहाँ पर आपको अपना जो वीक ये लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। सभी को पता होता है कि कौन कहाँ पर कमज़ोर होता है। आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप उस कमी को पूरा कीजिए। इससे क्या है, जो हमारी तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगी। इस PYQ के माध्यम से क्या है, हमें पेपर का जो पैटर्न है वो पता चलेगा। ये पता चलेगा पेपर कैसा आया था, क्वेश्चन किस लेवल के आए थे, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो PYQ हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन, कुछ सारे नहीं, कोई एक आधा क्वेश्चन जो वो रिपीट भी हो जाता है। तो इसीलिए आप PYQ के साथ साथ अपनी वैसी तैयारी भी करते रहिएगा। अपनी फर्स्ट जो पार्ट है उस पर भी फोकस ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि सभी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। स्पेशली मैथ तो हर किसी का कमज़ोर होता है। मैथ कोई भी पढ़कर खुश नहीं होता, हिंदी वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल हम दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपने 55 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में प्रयुक्त हुआ। देखो, एक तो संधि, एक उपसर्ग प्रत्यय, एक वाक्य है। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एक प्रैक्टिस सेट में, एक ही टॉपिक से, जैसे संधि या उपसर्ग या वाक्य है। इनसे एक सेट में कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ये ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखो, उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ। हमें बताना प्रतिकूल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया है, जो मूल शब्द होता है हम उसको अगर ना भी आए तो मूल शब्द को निकाल लो उस वाक्य में से। परि, परा, पट्टी, पर। तो देखो, कुल, पट्टी और कुल, कुल क्या है, मूल शब्द है, तो पट्टी इसमें क्या हो गया, पट्टी उपसर्ग हो गया। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछ लिया गया है। महिमा, हिम, हिमा, इमा, मा। तो देखो, महिमा, तो इसमें क्या है, इमा प्रत्यय लगा हुआ। इमा, छोटी की मात्रा आई हुई तो इमा प्रत्यय लगा हुआ है। रूढ़ि और प्रयोजनवादी, एक ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो शब्द शक्ति वाला चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर सेट में शब्द शक्ति से क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जा ही रहे हैं। रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है। जो रूढ़ि और प्रयोजनवती है वो किस में आते हैं, तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। तो किस में आते हैं, लक्षणा। जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसके 2 भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, यह वाक्य कौन सा है। अब यहाँ में वाक्य बताना कि यह वाक्य कौन सा है। सरल और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य है। तो सरल और संयुक्त तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ दिए हुए हैं। मिश्र वाक्य, इसमें मिश्र वाक्य होगा। देखो, वह कौन सा व्यक्ति है, यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है एक सेंटेंस। इसमें अब ये क्या है, ये दूसरा जो वाक्य होगा इस पर क्या है, डिपेंड हुआ, इसके बिना ये अधूरा है। वह कौन सा व्यक्ति, अब हमें आगे पर ऐसा लगेगा ये कुछ अधूरा है, तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ अधूरा लगेगा वहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य हमने पढ़ा था, जहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। देखो, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कराने वाली शक्तियाँ क्या कहलाती हैं, शब्द शक्ति, रीतियाँ, अलंकार, काव्य गुण। तो क्या कहलाती, शब्द शक्तियाँ कहलाती हैं। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया, 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की क्या है, शब्द शक्तियाँ होती हैं। लक्षणा शब्द मुख्यतः कितने भेद हैं। अभी ये पीछे भी आया था एक क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन देखो एक ही सेट में पूछा गया, ये पीछे भी आया था।
रूढ़ि और प्रयोजनावादी किस शब्द शक्ति से संबंधित है? तो हमने पढ़ा था लक्षणा से लक्षणा के भेद हैं। अब इसी को एक ही सेट में क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लिया है। देखो कि लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यतः कितने भेद हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये सारे गलत हैं, क्योंकि 2 भेद होते हैं। जो लक्षणा शब्द शक्ति उसके 2 भेद होते हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती। हमने पढ़ा था प्रयोजनवती के भी 2 भेद होते हैं, गौणी और शुद्धा। तो लक्षणा शब्द शक्ति के क्या हैं? 2 भेद हैं। 2 आंखों से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है, 2 आंखों से देखना, तो इसका अर्थ है अलग अलग देखना, खतरों से खेलना, भेदभाव करना, असहज होना। तो 2 आंखों से देखना क्या होता है? अलग अलग भेदभाव करना होता है, अलग अलग भेदभाव करना होता है, यानी कि वो सबको समान रूप से नहीं देख रहा है। रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन 3 बार हुआ है एक ही सेट में। अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो जो रूढ़ि प्रयोजनवती है वो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, यहाँ पर पंक्ति में जो है अलंकार बताना है कि अलंकार कौन सा है। मानवीयकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। तो ये जो इसमें क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले जो थी वो कितनी थी? 14 भाषा थी। उसके बाद में बाकी क्या है? पहले 1 जोड़ी गई, फिर 2 जोड़ी गई, फिर ऐसे करके जोड़ी गई थी। सिंधी, अंग्रेजी, कश्मीरी, नेपाली। तो जो हमारे संविधान में अभी तक जो भाषा जोड़ी नहीं गई है वो अंग्रेजी। अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। बाकी असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी क्या है? हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, सभी 22 भाषाएं उसमें संकलित है। अंधे के आगे रोने का अर्थ बताइए। मुहावरा पूछा गया। संकट में होना, व्यर्थ पर प्रयत्न करना, माफी मांगना या क्रोध करना। तो अंधे के आगे रोना का अर्थ है व्यर्थ में क्या है? प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में देखो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय दिया हुआ है, हिंदी या अंग्रेजी में, याचिकाकर्ता अपनी भाषा में, केवल अंग्रेजी में या 22 भाषाओं में। तो उच्चतम न्यायालय में जो याचिका लगानी होगी वो हमें अंग्रेजी भाषा में लगानी होगी। केवल अंग्रेजी भाषा में क्या है, हम उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो सभी को पता है अनुसूची 8 में जो है हमारी जो 22 भाषाएं हैं वो संकलित हैं। देखो 8वीं अनुसूची में वर्णित है संविधान के भाग 17 में। कौन से भाग में? ये भाग भी याद करना जरूरी, 17 में। और ये जो अनुच्छेद है ना 343 से 351, ये तो ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी वाले बच्चों के लिए, तो क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राजभाषा का प्रावधान दिया हुआ था संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता क्या है? प्रदान की गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? देखो एक ही टॉपिक से उठाकर कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और वो भी रिपीटेड। 25, 22, 14, 24, तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरा पूछा गया। परंपरा का अनुकरण करना, भीख मांगना, खुशी के समय भी गना जाना, बेकार की बातें करना। तो लकीर का फकीर होने का क्या है? परंपरा का अनुकरण करना। अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। इकलौता पुत्र, धनी व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, घर में रोशनी होना। तो जो अंधेरे घर का चिराग होता है वो क्या होता है? इकलौता पुत्र होता है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। गरीब की अमीर से तुलना नहीं हो सकती, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, थोड़े ही दिन सुख मिलता है, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो देखो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, तो यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ क्या आपस में बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को
उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, यानी कि पूछा गया किसको अधिकार है ये अधिकार किसको दिया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, विधान परिषद को या संसद का कोई भी सदन। तो किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति से वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार दे सकता है। अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। संकेत करना, बंधन रखना, दिल में रखना, पराजित करना। तो बंधन रखना। भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? अभी हमने पढ़ा था जो राजभाषा संबंधित कौन से 343 से 351। भाग कितने? 17 में। तो 16वें, 18वें, 15वें, 17वें भाग में 343 से 351 तक जो राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं वो संकलित हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? नागालैंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर में। तो जो डोगरी भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो देखो, पत्थर पर घास जमाना, बड़ा बढ़ाकर कहना, प्रभावशाली होना, न होने वाले कार्य करना या विजय प्राप्त करना। तो पत्थर पर कभी घास नहीं जमती, तो इसका होगा न होने वाला कार्य कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। यानी कि एक तो मार भी रहा हो, ऊपर से रोने के लिए भी मना कर रहा है। मात्र बनावट चांद, जरूरत से बहुत कम मिलना, थोड़ी सी वस्तु से संतोष नहीं मिलता, ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहन करना पड़ता। तो ऑप्शन डी होगा। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया है? देखो, इस सेट में राजभाषा क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हमने पिछला सेट किया था ना, उसमें देवनागरी लिपि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें क्या है, राजभाषा से पूछ लिया गया है। तो एग्जामिनर का पता नहीं होता कि किस सेट में कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे। हम देखो इस सेट में कि एक ही टॉपिक लेके बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं और एक ही सेट में दे दिए हैं सारे क्वेश्चन। तो राजभाषा के संविधान में राजभाषा संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963, 1976, 1967, 1962। तो 1963 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। जिसने जो चीज़ देखी न हो वह उसका हाल क्या जाने। स्वावलंबी बनने में ही आनंद है, दोहरा लाभ, सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना। तो ऑप्शन डी, सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना। अब देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन होंगे जो हमारी नॉलेज बेस पर होंगे। लेकिन फिर भी जो है ये हमें जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ही जो है गद्यांश और पद्यांश उठाकर दिए जाते हैं। उनको रिवाइज कभी कर लेना, क्योंकि देखो इसमें एक तो ऐसे हंसी का क्या विशेषण बनेगा, व्याकरण भी पूछी जाती है। तो हंसी का विशेषण हंसमुख बनेगा। उदास विशेषण शब्द, इसका भाववाचक संज्ञा बनाइए। उदास का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? उदासी होती है। तो जो इसमें गद्यांश और पद्यांश होते हैं इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन गद्यांश के, 5 क्वेश्चन पद्यांश के होंगे। अब देखो यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है। अगणीय का समानार्थी शब्द कौन सा हो? अगणित का समानार्थी शब्द अगणीय होता है। धरती का पर्यायवाची पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। मही, वसुधा, दरग, भू। तो दरग जो हो धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 10 नंबर जो हैं बिल्कुल हमारे लिए फ्री के होते हैं, हमारी नॉलेज बेस होते हैं। और ये बहुत ही ध्यान से जो हमारा पैसेज होता है वो पढ़कर हमें क्या है बिल्कुल ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? जहाँ पर देखो वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ पर सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? सकारात्मक, एक स्थानांतरण, शून्य या नकारात्मक। तो कौन सी होगी? सकारात्मक स्थानांतरण होगी। भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रेफेम यानी कि लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं?
लोगो अनारक्षित हो, स्वर विज्ञान संबंधी जागरूकता, गहरी वर्ण विन्यास या स्वनिमिक लिपि। तो क्या होगी? स्वनिमिक लिपि। स्वनिमिक लिपि क्या है? जिसमें ग्रेफेम की भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनियाँ जो हैं उससे मेल खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेट्रोनिमिक क्या है? मेट्रोनिमिक क्या है? माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम, सास के नाम पर चल रहा परिवार का नाम, पिता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम, पुत्र के नाम पर चल रहा परिवार का नाम। पिता के नाम पर होगा तो पेट्रोनिमिक होगा, लेकिन यहाँ पर मेट्रो है। मेट्रोनिमिक क्या है? माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम है। छात्र कार्य का उद्देश्य पूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टर, जर्नल, डायरी या पोर्टफोलियो। तो छात्र कार्य का उद्देश्य संगठित व्यवस्थित संग्रह समूह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयास, प्रगति, उपलब्धि की कहानी बताता है। तो जो छात्र की उपलब्धि की कहानी बताता है वो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। उसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधिगम गेस्टोल्ट सिद्धांत नहीं है? खेल खोलने का नियम, निकटता का नियम, समानता का नियम या निरंतरता का नियम। तो जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत नहीं है वो है खोलने का नियम नहीं है। गेस्टाल्ट के 3 सिद्धांत हैं, निकटता का नियम, समानता का, निरंतरता का नियम। ये तीनों किसके हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है जो निम्न विकल्पों में से सभी हैं सिवाय एक के, बाकी तीनों हैं। सक्रिय पैथोलॉजी, अवसराधीनता या कार्यात्मक सीमाएं। तो इसमें कौन सा होगा? अवसराध होगा। भाषा कक्षा में डैश का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। अभ्यास, स्वयं सिद्धि, रेशिया, तथ्य। तो इसका जो होगा भाषा कक्षा में रेशिया का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा डैश योग्यता से संबंधित है। जो छात्रों की वर्तनी क्षमता है वो किससे संबंधित है? बोलने, हंसने, लेखन या अध्ययन योग्यता से संबंधित होती है। इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? नाटक का प्रकार नहीं है कॉमेडी, अति नाटक, त्रासदी या रोमांस। तो जो नाटक का प्रकार नहीं है वो रोमांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक दुर्बलता का लक्षण है? आसानी से थक जाना, समझने में देरी, हीन भावना, सतत बोलने में कठिनाई। तो यहाँ पर वाक क्या होता है? बोलना। तो बोलना होता है तो उसमें थक जाने से कोई मतलब नहीं होता, समझने में भी कोई मतलब नहीं, तो हीन में भी वहाँ पर सतत बोलने में कठिनाई का लक्षण है। तो फ्रेंड्स हमारा एक सेट ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम अपना सेट करेंगे टीजीटी हिंदी फीमेल का ही सेकंड सेट का। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले हम एक वीडियो में करेंगे जो हमारी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं और जो अनुच्छेद 343 से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक वीडियो में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संविधान की भाषाएं कितनी हैं, संविधान में भाषाएं कितनी हैं, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, और जो राजभाषा अधिनियम प्रावधान दिए गए हैं 343 से 351 में से क्या है। क्योंकि 343 351 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से किसी एक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछते ही हैं हर बार, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले हम एक अपना ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे जैसे हमने देवनागरी लिपि का साथ साथ में किया था। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, जितना भी आपका सिलेबस रहता है उसको कंप्लीट करके रिवीजन की तैयारी शुरू करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।